अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में शेयर भी किया करें। हम नॉवल पढ़े थे इंतहा इश्क, जिसकी राइटर हैं परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। नाज़रीन सोचों में गुम कैनवस पर ब्रश फेर रही थी। नजरें कैनवस पर थी और दिमाग में इस शख्स का चेहरा घूम रहा था। इस मगरूर शहजादे की सोचों ने इस मासूम शहजादी के दिल पर कब्जा कर रखा था। वो सुबह से गया हुआ था और अब रात होने को आई थी, पर वो अभी तक नहीं लौटा था। जाने कहाँ रह गया था? वो इसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। तभी छोटी पठानी की आवाज पर चौंकी थी। इसने पलटकर पीछे देखा तो छोटी पठानी शरारत से मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई इसकी तरफ आ रही थी। नाज़रीन ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ? उसने अब्रू उठाकर पूछा। सामने देखें, इसने इशारा किया। नाज़रीन ने गर्दन फेरकर कैनवस को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फट गईं। सामने इस शख्स की तस्वीर बनी थी। हाँ, इसने पेंट किया था इस शख्स के चेहरे को। आंखों में दुख, लबों पर मुस्कुराहट, वही जानलेवा मुस्कुराहट जो इसका दिल ले गई थी। दिल में मौजूद मंजर इसने कैनवस पर उतार दिया था। इसका ब्रश अभी भी कैनवस को छू रहा था। इसने झट से हाथ पीछे किया। चेहरा एकदम गुलाबी हुआ था। वो इसकी सोचों में गुम इससे पेंट कर रही थी और इसे एहसास ही ना हुआ। क्या वो भी दीवानी हो रही थी? इसे सामने देखा ऐसा लग रहा था जैसे हाशिम इसके सामने खड़ा इसे देख रहा हो। इसके पेशानी पर शबनम की बूंदें चमक उठी। इसने जल्दी से ब्रश मेज पर रखा और फिर कांपते हाथ की पुश से पेशानी साफ की। ये तो सच में जैसे हाशिम भाई खड़े हो नाज़ी बाजी, छोटी पठानी खुशी से बोली। वो ये मैंने जानबूझकर नहीं बनाई, इसने लड़खड़ाई आवाज में कहा। अनजाने में भी इतनी अच्छी बना डाली नाज़ी बाजी। हाशिम भाई आएंगे तो मैं इन्हें दिखाऊंगी, वो मजे से पेंटिंग का जायजा लेते हुए बोल रही थी। नहीं, नाज़ी ने झट से इसका हाथ थामा। क्यों नहीं? छोटी पठानी हैरान हुई। बस तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, कुछ भी नहीं, समझी? नाज़ी ने इनकी आंखों में देखकर कहा। अच्छा ठीक है। इसने मुंह सोरा फिर नाज़ी का गुलाबी चेहरा देखा। आप शर्मा रही हैं? मासूमियत भरी शरारत से पूछा गया। बिल्कुल नहीं। नाज़ी ने झट से मुंह पर हाथ रखा। तुम क्यों आई थी? इसने बात बदली। छोटी पठानी ने सर पर हाथ मारा। वो आपके लिए फोन है। किसका? नाज़ी ने हैरत से पूछा। कोई ताबीन हसन अफनंदी है, वो कह रही थी आपको बुला कर लाऊं। वो 10 मिनट फिर कॉल करेंगी। आप ही की कॉल? इसे हैरत हुई। ताबीन इससे क्या बात करने वाली थी? इसे डर लगने लगा। जाने अब क्या कहेगी। चलो आओ। वो लाइट और दरवाजा बंद करती छोटी पठानी के साथ नीचे आई। छोटी पठानी चली गई। नाज़ी सोफे पर बैठकर कॉल का इंतजार करने लगी। 2 मिनट बाद फोन बजा। इसने जल्दी से उठाया, फिर सलाम दिया। दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी के बाद सलाम का जवाब दिया गया। मुझे तुमसे बात करनी है, ताबीन ने कहा। जी आप ही, मैं सुन रही हूँ, नाज़ी जल्दी से बोली। इसके बाद ताबीन ने जो कहा इससे नाज़ी के चेहरे की रंगत उड़ी। इसकी सांसें एकदम जैसे अटकी थी, हाथ पांव ठंडे होने लगे। बात मुकम्मल करके ताबीन रुकी। तुम करोगी ना? पूछा गया। नाज़ी के हलक से आवाज ना निकली। तुम्हें अपनी बहन, अपने बाबा वापस चाहिए कि नहीं? वो तल्खी से बोली। मुझे आप लोग वापस चाहिए हो आप ही, इसने नम आवाज में जवाब दिया। तो बोलो फिर, ताबीन ने चबा कर कहा। मैं करूंगी जैसा आपने कहा, नाज़ी ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। गुड। ताबीन ने इतना कहकर फोन रख दिया। नाज़ी फोन रखती कितने ही पल वैसे बैठी रही। दिल की धड़कन मध्यम चल रही थी। एक नई मुसीबत इसे गले पड़ गई थी। तुम्हारी नब्ज हमारे दम से जवाब ढूंढेंगी जिंदगी का, कि लिखने वाले ने लिख क्या दिया है। मरीज तुम हो, तबीब हम हैं। रात को हाशिम लौटा। दोनों ने साथ डिनर किया। फिर हाशिम उठकर लाइब्रेरी की तरफ चला गया। नाज़ी सख्त परेशान थी। हाशिम से बात करनी थी, पर इसे डर लग रहा था। वो कितनी देर हॉल में चक्कर काटती रही, फिर बेचैनी से ताबीन की बातें याद करती एकदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई, फिर सोचों में घूम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास रुककर इसने अपने कांपते हाथ और दिल को काबू किया। फिर लंबी सांस खींचकर दरवाजे पर दस्तक दी। हाशिम टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा सामने खुली फाइल को चेक करने में मसरूफ था। ब्लैक शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी और ऊपर ये 2 बटन खुले हुए थे। बाल मुंतशिर से पेशानी पर बिखरे थे।
वो अपने काम में पूरी तरह मगन था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, अपना काम करने में मसरूफ अंदाज में बोला। इजाजत मिलने पर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। धीरे से चलती आगे बढ़ी, इसके मेज के सामने कुछ फासले पर होकर खड़ी हुई। फिर नजरें फेरकर बाएं तरफ ग्लास वॉल को देखा जहां से बाहर का मंजर नजर आ रहा था। स्याह रात में चमकती रोशनियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर बेचैनी से नजर फेरकर इसने हाशिम के झुके सर को देखा। बोलो बेगम, क्या बात है? बिना देखे ही जान गया था कि वो सख्त उलझन में है। कुछ कहना चाह रही हैं आप, कह नहीं पा रही। वो नाज़ी इतना कहकर खामोश हुई। वो क्या? हाशिम ने सर उठाकर सवालिया नजरों से इसे देखा। हाथ में पकड़ा पेन अब इसकी उंगलियों में घूमने लगा था। वो गौर से नाज़ी की परेशान सूरत देख रहा था। मुझे बात करनी है आपसे। वो इसके देखने पर हड़बड़ाई। मैं दिलो जान से मतवज्जो हूं। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठा इसे मोहब्बत आश नजरों से देखने लगा। पहले आप मुझे देखना तो बंद करें। इसे मुसलसल देखने पर वह झुंझलाकर बोलती सर झुका गई। क्यों? हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। नाज़रीन कुछ बोली, बस परेशानी से हाथ मसलती रही। अच्छा बोलो तुम। नहीं देखता तुम्हें, वो मुस्कुराकर कहता सर झुका गया। मुझे तलाक चाहिए, नाज़रीन झट से बोल गई। इसकी बात पर कमरे में जैसे गहरा सकूत छाया था। हाशिम कितने ही पल सर झुकाए बैठा रहा। फिर अगले पल झट से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और नाज़रीन से उठते देखकर एकदम डर कर पीछे हुई। क्या चाहिए तुम्हें? वो इसकी तरफ बढ़ता चबा कर पूछ रहा था। इसके सुर्ख चेहरे को देखकर नाज़ी की आंखों में खौफ फैला। वो जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा था नाज़ी का दिल मध्यम होता जा रहा था। वो जल्दी से पीछे होती ग्लास वॉल के साथ जा लगी। हाशिम इससे 2 कदम के फासले पर रुका। संजीदा आंखें नाज़ी के चेहरे पर थीं। बोलो जरा, तुम्हें क्या चाहिए? वो इससे करीब झुकता मध्यम आवाज में पूछ रहा था। तलाक। नाज़ी की जबान लड़खड़ाई। इसकी बात पर हाशिम ने पीछे ग्लास वॉल पर जोर से हाथ मारा। नाज़ी डर के मारे आंखें भीज गई। तुम्हें तलाक चाहिए? इसे नाज़ी का ठंडा हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया। वो झट से आंखें खोलकर इसे देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तलाक दूंगा? वो चबाकर इसकी आंखों में देखता पूछ रहा था। पर मुझे चाहिए, वो मध्यम आवाज में बोली। मेरे सब्र को मत आजमाओ नाज़नी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो वरना अंदाज में कह रहा था। अब हमेशा मुझे धमकियां देते हैं। इसकी आवाज नम हुई। तो तुम क्या टॉफी मांग रही हो जो दे दूं? तुम्हारे खराब दिमाग को टकाने लगाना पड़ेगा मुझे, वो गुस्से से कह रहा था। मेरा दिमाग आपने ही खराब किया है, समझे आप? मैं पहले ऐसी ना थी, वो तपे अंदाज में बोली थी। तो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब किया है तो संभालने दो ना फिर मुझे ही खुद को। दूर जाने क्यों सोचती हो? मेरे पास रहो, अच्छे से समेट कर रखूंगा तुम्हें, वो नर्म पड़ते आहिस्ता से बोला था। मुझे आपकी जरूरत नहीं, वो तल्ख हुई। पर मुझे तो है। इसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। पर मुझे। इसकी बात बीच में ही रह गई जब हाशिम ने इसके मुंह पर जोर से हाथ रखा। बस चुप, वो हैरत से फैली नीली आंखों को देखकर बोला। तुम इस खुशफहमी को दिल से निकाल दो, तुम कभी इस बंधन से आजाद हो सकती हो। हाशिम खान मर तो सकता है पर तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, इस बात को अच्छे से जहन में बिठा लो, इसने स्पॉट अंदाज में कहकर हाथ पीछे किया। नाज़ी चेहरा फेर गई। हाशिम जाते हुए एकदम वापस इसकी तरफ पलटा, फिर दाएं हाथ से इसका चेहरा थामकर अपनी तरफ मोड़ा। आइंदा मैं ये बात तुम्हारे लबों से ना सुनूं, समझ गई? कभी नहीं। स्याह आंखों में सर तासुर था। नाज़ी ने पलके उठाकर इसे ना देखा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस शख्स को देख लेती तो शायद इसका दिल बाहर आ जाता। वो इसके दिल से करीब होता जा रहा था, पर इससे ज्यादा नाज़ी को अपने प्यारों की जरूरत थी। वो इन्हें अपने पास देखना चाहती थी। हाशिम ने कुछ पल इसके चेहरे को देखा, फिर वहां से हटकर चलता हुआ वापस कुर्सी पर बैठा, जबकि नाज़ी वहीं जमी खड़ी रही। हाशिम ने कुर्सी से टेक लगाकर इसे देखा। अब क्या वही छिपकली की तरह चिपकी रहोगी या हटने का इरादा है? वो संजीदगी से कह रहा था, पर आंखों में शोखी सी चमक थी। वो अपनी बात तो कह चुका था, इसे समझा चुका था, और अब वो बच्चों की तरह नाराज खड़ी थी। हाशिम इसे उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए बोल पड़ा। इसकी बात पर हाशिम ने तप कर इसे देखा।
پھر خود پر ضبط کرتی وہاں سے ہٹتی باہر کی طرف بڑھنے لگی. سنو, ہاشم نے پکارا. وہ رکی پر پلٹ کر نہ دیکھا. رونا مت, اس نے مدھم آواز میں کہا. اس کی بات پر ناظرین کے رکے آنسو ایک دم ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے. میں نے رونے سے منع کیا ہے مسز ہاشم, اور آپ رونے لگ گئی, وہ پیار بھرے لہجے میں بولا. ناظرین نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس نے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. کیوں نہ رہوں میں؟ ہر بات پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی. میں رہوں گی, جتنا میرا دل چاہے گا اتنا رہوں گی, سمجھے آپ؟ وہ ضدی انداز میں کہہ رہی تھی. بات کرتے آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا. وہ سر جھکائے بڑبڑانے میں مصروف تھی. جب ہاشم اسے دیکھ کر اٹھ کر اس کی طرح بڑھا اور پھر اس کے عین سامنے کھڑا ہوا. اچھا رو لو, مدھم آواز میں کہتا وہ اس کا سر تھام کر اپنے کندھے سے لگا گیا. حاضی نے اسے دور نہ کیا بلکہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر آنسو بہاتی اس کا کندھا بھگونے لگی. ہاشم خاموشی سے اس کا سر تھپک رہا تھا. جب وہ رو چکی تو ہاشم نے اسے پیچھے کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا. اس کی ناک اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھی. بس یہ اور رونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا. بس. وہ سر ہلا کے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کرتی اسے دور ہو کر پلٹی اور کمرے سے نکلنے لگی. ہاشم نے اس کی پشت کو دیکھا, پھر سر جھکا کر اپنے کندھے پر اس کے آنسوؤں کے نشان دے کر لمبی سانس بھرتا وہاں سے نکل رہا تھا. اب تو کام میں اس کا دل لگنے والا نہ تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک نازی کو طلاق کی بات کیسے سوجی. وہ سوچوں میں گم سیڑھیاں اترتے ہی نیچے آیا تھا. آگے بڑھا تو نازی کو لینڈ لائن پر کسی سے بات کرتے پایا. اس کا رخ دوسری طرف تھا, اسی لیے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا. ہاشم جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا گیا ویسے ویسے نازی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی. آپ ہی میں نے بات کی ان سے, پر وہ نہیں مان رہے. میں کیا کروں اب؟ آپ کی بات مان تو لی میں نے, پر وہ نم آواز میں بول رہی تھی. ہاشم کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا. اگلے پل اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نازی کے ہاتھ سے ریسیور چھینا. نازی نے اسے دیکھا تو چہرے کا رنگ اڑا تھا, جبکہ ہاشم فون پر کہہ رہا تھا. تابین حسن افنندی, تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ ہمیشہ الٹا کام کرنے میں تم نے قسم کھا رکھی ہے. میں جتنا تمہاری ان تھرڈ کلاس حرکتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا تم مجھے اکسا رہی ہو. میں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ, اور آئندہ خبردار جو تم نے یہاں کال کی, سمجھی؟ غصے سے بات مکمل کرتا وہ ٹھپے فون رکھتا ناظرین کی طرف پلٹا. مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا تمہیں یہ اوسم آئیڈیا کس نے دیا ہوگا. تم کبھی عقل سے کام بھی لے لیا کرو. نازنین ہاشم خان, کبھی تو اس کا استعمال کر لیا کرو بے وقوف لڑکی. وہ اس کی کھن پٹی پر انگلی رکھ کر چباتے ہوئے بولا. اس کی باتوں پر نازنین کی آنکھوں میں پانی بھرا. خبردار جو اب تم نے ایک آنسو بھی بہائے. وہ تب کر اسے ڈانٹ رہا تھا. اس کی بات پر نازنین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی, پھر ایک دم غصے بھری نظر اس پر ڈال کر اس سے پیچھے کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اسے جاتے دیکھ کر ہاشم نے دانت پیسے. پاگل لڑکی نہ ہو تو, پریشانی سے بڑبڑاتا کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. وہ کیا کرتا ہے اس لڑکی کا؟ اپنی آپی صاحبہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی, اور تابین کی بات ماننا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا. ہاشم کو اس کی فکر ہونے لگی. وہ کیسے دور کرتا ہے اس چڑیل تابین کو نازنین سے. سوچوں میں گم وہ کمرے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. رات پھر سوچوں میں گزرنے والی تھی. گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی. نازنین پیچھے سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی. ڈرائیور مہارت سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا. نازنین نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا. دماغ ہاشم کی طرف گیا. وہ گاؤں جا رہی تھی ماہنور کی شادی کے لیے. ماہنور اور آبی کی ضد تھی کہ وہ ضرور آئے. اس کا اپنا دل بھی کر رہا تھا, پر اسے یقین تھا ہاشم کسی انجان کے گھر اسے رکنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا. پر پھر بھی نازنین نے اس سے پوچھ لیا تھا. جب اس نے ہاں کہہ دی تو نازنین کے لیے بے ہوش ہونے کا مقام تھا. اسے حیرت ہوئی کہ 2 دن اس کے لیے کہیں رہنے پر کیسے مان گیا. پر جو بھی تھا وہ مان گیا تھا. اور آج ماہنور کی مہندی تھی. وہ ظہر کے بعد گھر سے نکلی تھی اور 2 گھنٹے کا سفر تھا. وہ کچھ دیر ماہنور کے گھر پہنچنے والی تھی. 1 ہفتہ چٹکیوں میں گزرا تھا اور آج ماہنور کی مہندی کا دن آن پہنچا تھا. ہاشم پچھلے پورے ہفتے شادی کے انتظامات میں لگا رہا تھا اور وہ داور دونوں مل کر سب دیکھ رہے تھے. نازنین نے اس سے اجازت لی اور وہ اسی کے انتظار میں تھا. جھٹ سے اجازت دے دی. اس کے دماغ میں شرارت سوجی تھی کہ نازنین وہاں جائے گی اس بات سے انجان کہ وہ ہاشم کا گھر ہے اور پھر وہ وہاں آ کر اسے حیران کر دے گا. اس کا ری ایکشن جان لیوا ہوگا, پر وہ دیکھنا چاہتا تھا. دوسرا, اس طرح وہ اسے کچھ دنوں کے لیے تابین سے بھی دور رکھ پائے گا اور اس دوران وہ تابین سے پیچھا چھڑانے کے بارے میں بھی سوچ لے گا. اس نے نور اور آبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور انہیں کہا تھا
कि वो दावर को नाज़नीन से दूर रखे। नाज़नीन तो दावर को ना पहचानती जैसे इसे नहीं पहचान पाई थी, पर दावर इसे जरूर पहचान लेता कि ये वही हॉस्पिटल वाली मोहतरमा है। फिर दावर की जुबान कौन बंद करता? वो तो सारी राम कहानी नाज़नीन को बता देता, और अगर वो दावर को पहचान लेती तो हाशिम की पहचान भी इसे सामने आ जाती, जो कि वो नहीं चाहता था। बस वो अचानक शादी में नाज़नीन के सामने आकर इसे सरप्राइज देना चाहता था, पर इसका ये सरप्राइज नाज़नीन के सर पर सरप्राइज कम और शॉक ज्यादा होगा। हवेली के सामने गाड़ी रुकी। गाड़ी से जल्दी से उतर के पीछे का दरवाजा खोला। नाज़नीन गाड़ी से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी से नाज़नीन का बैग निकाला जिसमें इसकी चीजें थी। वो बैग थाम कर आगे बढ़ा। जब नाज़नीन ने इसे पुकारा, ये मुझे दे दे, मैं खुद ले जाऊंगी। इसके कहने पर ड्राइवर ने बैग इसकी तरफ बढ़ाया। नाज़नीन बैग थाम कर आगे बढ़ी। बड़े से गेट के सामने रुककर इसने लंबी सांस ली। इसे अजीब लग रहा था। वो यहाँ आ तो गई थी, पर अब झिझक रही थी कि जाने नूर और आबी के घर वाले कैसे होंगे। इसका आना इन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। वो उलझी सी खड़ी थी जब एकदम वॉचमैन ने गेट पूरा खोल दिया। नाज़नीन ने चौंक कर सर उठाया। इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बादशाह के महल में आ गई हो। सामने बहुत से लोग हवेली की सजावट में मसरूफ थे। नाज़नीन ने दूर से आबी और एक लड़की को अपनी तरफ आते देखा। इसने देखकर नाज़नीन के दिल को हौसला हुआ। वो मध्यम सा मुस्कुराकर आगे बढ़ी। वेलकम। आबी ने खुशी से इसे गले लगाया। नाज़नीन एकदम मुस्कुराने लगी। ये अंदर ले जाओ। आबी ने इससे बैग लेकर लड़की की तरफ बढ़ाया। वो काम वाली थी। वो नाज़नीन से सलाम करती बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। नूर कहाँ है? आगे बढ़ते नाज़नीन ने से पूछा। मैडम कमरे में कैद हैं, बाहर नहीं आ सकती, वरना तुम्हारा वेलकम करने उड़कर आती। आबी ने हंसकर बताया। दोनों हॉल में दाखिल हुई। अमजान बहुत सी औरतों के साथ कपड़े और चीजें फैलाए बैठी थी। रात को मेहंदी थी। इन्हें लड़के और लड़की दोनों तरफ का काम संभालना था, इसलिए वो बहुत मसरूफ थी। अमजान, नाज़नीन आ गई है, आबी ने ऊंची आवाज में बताया। आहिस्ता आबी। नाज़नीन ने जल्दी से इसका हाथ थाम कर टोका। अमजान समेत सब औरतें इनकी तरफ मतवज्जो हुई। कुछ गांव की औरतें थी और कुछ रिश्तेदार। अस्सलाम वालेकुम, नाज़नीन ने धीरे से कहा। सबकी नजरों को खुद पर महसूस करके इसे अजीब लग रहा था। अमजान जवाब देती उठकर इसकी तरफ आई और इस छोटी सी लड़की को की उलझन समझ रही थी। खुश आमदीद बेटा। उन्होंने आगे बढ़कर मोहब्बत से नाज़नीन को गले लगाया। शुक्रिया। नाज़नीन की गर्मजोशी पर खिल उठी। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं। आबी और नूर ने आपकी जो तारीफ सुनी है वो बिल्कुल ठीक है। अमजान इससे अलग होकर नरमी से बोली। ये तो बस वैसे ही। नाज़नीन के गाल गुलाबी हुए से समझ नहीं कि वो क्या जवाब दे। देखा ना अमजान कितनी प्यारी है, आबी ने मजे से कहा। नाज़नीन ने झट से सर उठाकर आबी को घूरा। अमजान इसके अंदाज पर मुस्कुराने लगी। अच्छा बच्ची को तंग ना करो, अभी सफर से आई है, कमरे में ले जाओ और नूर से भी मिल ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। कुछ वक्त में फिर मेहंदी का हंगामा लग जाएगा। आप दोनों को ही सब करना है। वो तो हम करेंगे, पर आप नाज़नीन से कहें इस घर को अपना घर समझकर हर काम में हिस्सा ले। आबी ने जुमाइंदी अंदाज में कहा, जिसे ना अमजान समझ सकी और ना नाज़नीन। बिल्कुल बेटा, ये आपका ही घर है, झिझक नहीं आपने। वो नाज़नीन का गाल थपक कर बोली। छी। नाज़नीन सर झुकाकर मध्यम सा मुस्कुराई। अमजान ने प्यार से इसे देखा। वो लड़की ने अच्छी लगी थी। सास बहू का प्यार, हाय लाला, काश आप देख सकते। आबी ने इन्हें देख के शरारत से सोचा। अच्छा जाओ अब अंदर, अमजान ने कहा तो वह नाज़नीन का हाथ थामकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो लोग कमरे में आई तो नूर खिड़की के पास खड़ी बाहर देखने में मसरूफ थी। दरवाजे की आवाज पर चौंकी, फिर पलट कर देखा तो भागकर नाज़नीन के गले लगी। कब से ये आबी तुम्हें लेने गई थी? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में सूख रही थी और तुम अब आई हो? नूर से इसे अलग होकर नाराजगी से कहा। बस वो बाहर आंटी के साथ। नूर ने एकदम इसे टोका। आंटी नहीं, अमजान कहो ना। नाज़नीन का हाथ थामकर नरमी से बोली। नाज़नीन ने इसे देखा, फिर एकदम मुस्कुराई। ओके, अमजान के साथ बातों में लग गए थे, इसने हंसकर बताया। दोस्ती हो गई है अपनी नाज़नीन की अमजान से, आबी ने आंखें मटका कर बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, नूर ने शौकी से कहा। अच्छा बताओ सफर कैसा रहा? नूर इसे साथ लिए बेड पर बैठी। बहुत अच्छा, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा कब? नूर को हैरत हुई। मेरी बड़ी मामा के भाई यहाँ रहते हैं, हम इनसे मिलने आए थे, नाज़नीन ने मध्यम आवाज में बताया। इसे वो दिन याद आया जब गांव की सैर करते जमाल आगा और हाशिम सामने आए थे। अच्छा, नूर ने सर हिलाया। वो समझ गई थी कि कौन थी इसकी बड़ी मामा और इनके भाई।
امتل افندی کو تو اس نے کبھی دیکھا نہ تھا اور بابا صاحب کو بھی تب دیکھا تھا جب وہ سالوں پہلے کسی مسئلے کی وجہ سے خان بابا سے ملنے آئے تھے۔ آپس میں ان دونوں حویلی والوں کا آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے بچے ان سے واقف نہ تھے۔ آؤ ناظرین، تمہیں نور کی مہندی کا ڈریس دکھاؤں۔ ابھی چھوٹا سا بیگ لے کر بیڈ کے پاس آئی، وہ ناظرین کو چیزیں دکھانے لگی۔ نور کا موبائل بجا تو اس سکرین پر نمبر دیکھا، وہ وہاں سے ہٹتی کھڑکی کے پاس آئی۔ جی لالا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ پہنچ گئی ناظرین؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں جی پہنچ گئی، اور میرے سامنے بیٹھی ہے، اس نے ہنس کر بتایا۔ خوش ہے وہ؟ ہاشم نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی بات پر نور نے گردن پھیر کر بیڈ پر بیٹھی مسکراتی ہوئی ناظرین کو دیکھا۔ بہت، اس نے مسکرا کر بتایا۔ فکر نہ کریں، اپنے سسرال میں ہے ہماری نازی، اس نے شوخی سے کہا۔ ہاشم بھی ایک ساختہ ہنسا تھا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ میں آ رہا ہوں داور کو پک کرنے، تھوڑا کام ہے وہ کر کے پھر گھر آؤں گا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ اوکے پھر جلدی آ جائیں، نازی کو سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ نور کے لہجے میں شرارت تھی، کہیں مجھے دیکھ کر وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ ہاشم نے بھی شوق لہجہ اپنایا۔ یہ تو جب وہ آپ کو دیکھے گی تب پتہ چلے گا، وہ ہنسی۔ جواباً ہاشم دلکشی سے مسکرایا۔ اوکے مانو، حویلی پہنچنے والا ہوں، داور کو پک کر لوں پھر بات ہوگی۔ اس کے بعد پر نور نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹی، پھر ان دونوں کی طرف بڑھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ نازی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنے لالا سے، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ کہیں باہر ہوتے ہیں؟ نازی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ نہیں یہی ہے، شام تک آ جائیں گے، وہ مزے سے بولی۔ نازی نے سرسری انداز میں سر ہلایا۔ آبی اور نور کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے دلہا دیکھنا ہے، وہ جھٹ سے سر اٹھا کر بولی۔ دلہا بہت خطرناک ہے، رہنے دو، نور نے منہ بنایا۔ شرم کرو، آج اسی خطرناک بندے کے نام کی مہندی لگے گی تمہیں، آبی نے اسے گھورا۔ یہ تو اوپر سے کہہ رہی ہے، اندر سے تو اسے دلہا بھائی بہت پسند ہے نا ماں نور؟ نازی نے شرارت بھرے لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا۔ ہاں، نور مسکرا کر کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اف، یہ شرما رہی ہے، دیکھو نازی۔ ابھی ایک دم نور کے ہاتھ ہٹاتی زور سے ہنسی۔ نور کا گلابی چہرہ دیکھ کر نازی کے لب مسکرانے لگے۔ میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں شہریار لالا کی پکس دکھاتی ہوں، ابھی آنکھ مار کر کہتی کمرے سے باہر بھاگی۔ کل آپ ان کی ہو جائیں گی نور صاحبہ، نازی نے شوخی سے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ بس اب مجھے شرم سے پانی پانی نہ کرو۔ نور ہنس کر چہرہ پھیر گئی اور نازی اس کی ادا پر پیار آنے لگا۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، وہ نور کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی۔ نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نازی نے اس کی آنکھوں میں ہزار دیے ایک ساتھ جلتے دیکھے تھے۔ دل سے دعا نکلی، اس کی یہ شرارتی سی پیاری سی دوست ہمیشہ ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہے، آمین۔ مہنور نے سر جھکا کر کہا۔ لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی اور نازی نے آنکھوں میں اسے نظر اتاری۔ تبھی بھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا جی، مردانہ آواز گونجی۔ نازی نے اس جانی پہچانی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے مہنور کو دیکھا۔ میرے خان بابا، نور محبت سے کہتی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ناظرین کو بھی انہیں دیکھنے کا تجسس ہوا، وہ بھی جلدی سے بیٹھ سے اٹھ کر دروازے کے سامنے آئی۔ جی خان بابا، نور نے جلدی سے دروازہ کھول کر کہا۔ آبی کہاں ہے؟ انہیں آپ کی ام جان بلا رہی ہیں، وہ بیٹی کو دیکھ کر بولے۔ جبکہ ناظرین نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیوں بلانے آئے خان بابا؟ کسی کو بھیج دیتے، نور نے انہیں دیکھ کر کہا۔ آپ کی ام جان نے سب کو کام پر لگا رکھا ہے، ایک ہم ہی فارغ تھے تو ہمیں ہی لگا دیا، وہ مسکرا کر بتانے لگے۔ نور کے ساتھ نازی بھی مسکرا اٹھی، وہ آہستہ سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دوست، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ خان بابا نے بھی چونک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بیٹا جی آپ؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ خوشی بھی تھی۔ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ نور نے حیرت سے اپنے بابا اور نازنی کو دیکھا۔ جی ہاں، یہ ہماری چھوٹی سی دوست ہے، خان بابا نے مسکرا کر بتایا۔ نور نے چونک کر نازنی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ وارے خدا، وہ لوگ اسے سرپرائز دینا چاہ رہے تھے اور ان سے پہلے نازی نے دھماکہ کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ نور کے بابا جان ہیں، نازی نے مسکرا کر نور کو دیکھا۔ اور ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، ہماری دوست ہماری بیٹی کی بھی دوست نکلے گی، خان بابا خوشگوار انداز میں بولے۔ نور ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ خبر اسے ہاشم لالا کو بھی سنانی تھی۔ ابھی ہاتھ میں موبائل تھا، میں وہاں آئی اور سب کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تمہیں ہم جان بلا رہی ہیں، نور نے اسے بتایا۔ آ جائیں بیٹا جی آپ بھی،
آپ کو آپ کی ہم جان سے ملاتے ہیں، انہیں ہماری دوست سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ خان بابا نازنی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے، جی ضرور۔ نازنی خوشی سے ان کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھی۔ ابھی حیران اور پریشان تھی۔ اس نے نور کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ دوستی بہو اور سسر کی، نور نے کندھے جھکا کر کہا۔ لو جی سناؤ اب یہ خوشخبری لالا کو بھی۔ خان بابا کو اگر معلوم ہوا نا کہ ان کی دوست ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے، پھر تو خیر نہیں ہوگی لالا کی۔ اچھا میں گئی ہم جان کی بات سنے، تم ذرا لالا کو بتاؤ اور یہ پکڑو۔ ابھی تیزی سے کہتی موبائل سے تھما کر وہاں سے بھاگی تھی۔ نور پیشانی مسل کر دروازہ بند کرتی موبائل اٹھا کر ہاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ام جان کے کمرے میں آئے اور وہاں وہ تینوں مزے سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی انہیں دیکھ کر سوچنے لگی کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر انہیں اپنے بیچ موجود رشتے کا علم ہوتا اور وہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ایک ساتھ رہتے۔ ابھی بیٹا ہم نے نازنین کی جو مہندی کا ڈریس لیا تھا وہ آپ انہیں دے دیجیے گا، ام جان نرمی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ام جان، نازنین نے انہیں دیکھ کر مدھم آواز میں کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، جیسے ابھی اور نور ہماری بیٹیاں ہیں ویسے آپ بھی ہیں۔ ام جان نے محبت سے اسے دیکھا۔ پر پھر بھی ام جان، نازی کو ان سے کچھ لینا عجیب لگ رہا تھا۔ آپ یہی سمجھے اپنی دوست کو۔ ام جان نے خان بابا کو دیکھا۔ دوست کی طرف سے تحفہ ہے بیٹا جی، آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ ناراضگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ ابرو اٹھا کر بولے نازی انداز پر۔ نازی کے ایک دم مسکرانے لگی۔ ناراضگی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے قبول کرتی ہے۔ وہ مان گئی تو ام جان اور خان بابا مسکرانے لگے۔ بھابھی نے مدھم سا مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کاش ہاشم لالا بھی ان کے ساتھ ہوتے تو سب کچھ پرفیکٹ ہوتا۔ ابھی نے اداسی سے سوچا، شکر ہے آپ آ گئی، ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو کال کرتے رہے تھے پر آپ کا فون آف مل رہا تھا۔ خان بابا کی آواز پر ابھی ایک دم چونکی۔ وہ موبائل میں نے کل تراس میں ڈالا تھا، پھر دیکھا ہی نہیں دوبارہ۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ یہاں آ تو گئی، وہ نرمی سے بولے۔ نازی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر وہ ابھی کے ساتھ وہاں سے ایک کمرے میں آئی۔ ابھی سے وہ خوبصورت سا ڈریس دکھانے لگی جو ام جان نے اس کے لیے لیا تھا۔ نازی کو وہ ڈریس بہت اچھا لگا۔ نور نے ہاشم کو بتا دیا تھا۔ ہاشم پہلے تو حیران ہوا پھر ہنسا تھا۔ وہ زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ داور اس کے ساتھ تھا۔ اگر وہ اور ذرا بھی کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ ہاشم کا سر کھا لیتا۔ وہ صرف ابھی نازی کو سچ بتانا چاہتا تھا کہ جس گھر میں وہ آئی ہے یہ اس کا سسرال ہے۔ باقی سب کو فی الحال اس رشتے کے بارے میں بتانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اے عشق ادھر آ، تجھے عشق سکھاؤں، دریا میں بٹھا کر تجھے بیعت کراؤں، تھک جاتے ہیں لوگ اکثر تیری عین پر آ کر، عین شین سے آگے تیری کل میں سماؤں۔ اے عشق تیرا عشق ہوں، آ سنگ تو میرے، سینے سے لگا کر تجھے سر مست بناؤں، تو جھوم اٹھے دیکھ کر دیوانگی میری، آؤ جد کی حالت میں تجھے رقص دکھاؤں۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سکوت اتنا تھا سانسوں کے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تابین بیڈ پر چت لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل کر کن پٹی میں ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے خان ولا گئی تھی، وہاں سے اسے معلوم ہوا تھا وہ دونوں گھر میں نہیں ہیں، وہ گھومنے گئے تھے۔ واچ مین نے ہاشم کے کہنے پر اسے یہی بتایا تھا۔ یہ بات سن کر تابین کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ دونوں شاید ہانی مون پر کہیں ملک سے باہر گئے ہوں گے، اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس بات کو سوچ کر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایسے ہی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس شخص کے کھو جانے پر رو رہی تھی۔ اس کی یاد آتی تو تابین کو ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کا دل کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ جب نازی کو سوچتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے دل کو بے دردی سے سینے سے کھینچ نکالا ہو۔ وہ اس درد سے نکلنا چاہتی تھی، اس کا وجود زخمی ہو گیا تھا، پر اس کا دیوانہ دل اس بات سے انجان اپنی کیے جا رہا تھا۔ وہ جب تڑپتا تو اس کے ساتھ سارا وجود بھی بے جان ہونے لگتا۔ اسے درد نے ایسے جھگڑا تھا وہ چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس دن اس نے نازنین کو کال کر کے اسے ہاشم سے طلاق لینے کا کہا تھا، اور وہ شخص یہ بات جان گیا تھا، اور پھر جو اس نے باتیں کی تھی وہ تابین کے دل کو دکھ سے بھر گئی تھی۔ آج وہ نازنین سے بھیک مانگنے گئی تھی کہ وہ کسی بھی طرح ہاشم کو اسے دے دے۔ وہ اس شخص کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اسے وہ بے رحم شخص چاہیے تھا۔ وہ بھلے ہی اس سے محبت نہ کرتا، بس اس کے پاس رہتا، وہ خود کو اس پر لٹا دیتی، اسے بے پناہ محبت دیتی، بس
ایک بار وہ اس کا بن کر تو دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا کہ کوئی اسے اس حد تک چاہتا ہے۔ جانے وہ اس کے لیے کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا، جانے کیوں وہ اس کی سانسوں کو لجھانے کی طاقت رکھتا تھا، کیوں اس کے دل کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں تھی جسے اس کی خاک پرواہ نہ تھی۔ وہ مغرور شہزادہ تھا اور وہ خود اس کے پاؤں کی دھول جسے وہ ٹھوکر سے اڑا دیتا اور وہ دوبارہ اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی۔ اے عشق، تو نے اس دیوانی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس مغرور اونچی ناک والی تبین کی انا عزت نفس تو نے خاک میں ملا ڈالی۔ ایسا کیوں کیا تو نے، کیوں؟ تبین آنکھیں سختی سے بیچ کر سوال کر رہی تھی، پر جواب صرف خاموشی کی صورت میں مل رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ تبین کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ موبائل اٹھاتی۔ اس کا وجود شیل ہو رہا تھا، وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی، جیسے اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا ہو۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں تیزی سے آنسو بہانے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی شاید جمال آغا ہو۔ اس دن کے بعد سے اس نے جمال آغا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ جانے امریکہ کون سا خزانے لینے گیا تھا، تبین کو اب اس کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ موبائل بند ہوتا اور پھر سے رنگ کرنے لگ جاتا، تبین ویسے ہی لیٹی رہی، دماغ سوچوں میں الجھاتا اور وجود میں جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ دروازہ کھلا اور کام والی اندر داخل ہوئی۔ اسفن یار ملک آپ سے ملنے آئے ہیں بی بی جی، کام والی نے سر جھکا کر بتایا۔ ان سے کہو گھر میں نہیں ہوں، تبین نے چھت کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ دوستوں سے جھوٹ نہیں بولتے۔ مردانہ آواز پر وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اسفی کھڑا تھا۔ آپ جائیں، اسفی نے کام والی کو دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ تبین نے اسے دیکھ کر روکھے لہجے میں پوچھا۔ اسفی نے جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ تبین نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اسے بند کرو، میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے یہ روشنی۔ روشنی سے بھاگنا بند کیوں نہیں کر دیتی؟ اسفی نے افسوس سے کہا۔ پلیز آف کر دو لائٹ۔ تبین کی آواز نم ہوئی۔ اسفی نے ایک نظر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی اس بکھری ہوئی لڑکی کو دیکھا، پھر لائٹ آف کر دی ہے، آہستہ سے کہتا وہ بیڈ کی طرف آیا، پھر لیمپ آن کر کے اس کی روشنی مدھم کر دی۔ تبین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے اسفی کو دیکھا۔ تم نے کال پک نہیں کی تو تمہیں لگا کہیں میں مر تو نہیں گئی، اسی لیے دیکھنے آ گئے؟ وہ تلخی سے کہتی اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹھنے میں مدد کر کے پھر وہ دور ہو کر کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر تبین نے اسے دیکھا، وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ تبین نے لمبی سانس کھینچی۔ بیٹھو۔ اب اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ اسفی پیچھے ہوتا صوفے پر بیٹھا، وہ تبین کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے میز کو گھور رہی تھی۔ یہاں میز کو گھورنے آئے ہو؟ تبین نے ایک دم پوچھا۔ اسفی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر بات کرو نا، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تم روتی رہی ہو؟ اسفی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ایسی باتیں کرنی ہے تو تم خاموشی اچھے ہو، وہ ناراضگی سے کہتی چہرہ پھیر گئی۔ اسفی نے پیشانی مسل کر اسے دیکھا۔ مہمان کو کچھ کھانے کا نہیں پوچھو گی؟ اس نے بات بدلی۔ تبین نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، پھر بنا کچھ کہے انٹرکام پر چائے اور سنیکس لانے کا کہنے لگی۔ اسفی تبین نے ایک دم پکارا۔ بولو، اس نے مسکرا کر دیکھا۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی بات پر اسفی کی مسکراہٹ سمٹی، پھر تبین کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ مدھم سا مسکرایا۔ آج تک تم جیسی لڑکی جو نہیں ملی، مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں مجھ جیسی جنونی پاگل لڑکی چاہیے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہ تم پاگل ہو اور نہ جنونی، اسفی کے لہجے میں نرمی اتری۔ تم پر جھوٹ اچھا نہیں لگتا اسفی، وہ مسکرائی۔ ایسے سچ کا کیا کرنا جو دوسروں کا دل توڑ دے؟ اسفی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تبین نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر کام والی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور انہیں چیزیں سرو کر کے چلی گئی۔ اسفی نے چائے کا سپ لے کر تبین کو دیکھا۔ آج کل تم کہیں باہر نظر نہیں آتی؟ تمہیں نے تو کہا تھا برے دوستوں اور عادتوں سے دور رہنا چاہیے، وہ سینڈوچ کھاتی ہوئی بولی۔ مطلب
मेरी बात तुम पर असर करती है? अस्वी ने खुशगवार अंदाज में इसे देखा। लग तो ऐसा ही रहा है, तबीन ने शरारत से जवाब दिया। अस्वी खुलकर हंसा। इसका मतलब मुझे रोज तुम्हारी एक क्लास लेनी चाहिए फिर? वो शौक हुआ। फीस क्या लोगे? तबीन ने अब्रू उठाकर पूछा। फीस? अस्वी ने कुछ पल सोचा, फिर बगौर इसका चेहरा देखा। तुम्हारी एक जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ही काफी होगी। इसके लहजे में इतनी मिठास थी कि एक पल को तबीन भी थमसी गई। फिर खामोशी से सर झुकाकर अपना सैंडविच खाने लगी, जैसे इससे ज्यादा जरूरी काम ही कोई ना हो। अस्वी ने इसे देखा, फिर कप रखता उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ। वो हाथ में बंधी घड़ी पर नजर डालकर उठ खड़ा हुआ। 6 बज चुके थे और इसे गांव के लिए निकलना था। हाशिमी से कितनी बार कॉल कर चुका था। वो गांव जाने के लिए ही घर से निकला था, पर तबीन के कॉल ना उठाने पर यहाँ चला आया था। वो इसे अल्लाह हाफिज कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तबीन ने इसकी पुश्त को देखा। अस्वी को जाते हुए एकदम रुक कर पलटा, जैसे कोई बात याद आई हो। मैडम, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर इस मासूम को दे ही दिया है तो कॉल पिक करने की भी सहमत कर लिया करें, ताकि बंदा चैन से जी सके। आपकी मेहरबानी होगी। सीने पर हाथ रखकर वो कहता जरा सा झुका, फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ताबीन की तरफ उछालकर कमरे से निकल गया। इसे जाते देखकर इसकी बात को सोचती ताबीन के लबों पर एकदम खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैलने लगी। आंखों में किसी की मोहब्बत की वजह से गुलाबीपन था और लबों पर किसी की दी हुई खूबसूरत मुस्कुराहट। पलड़ा कौन सा ज्यादा भारी था? होना तो मुस्कुराहट वाला चाहिए था, पर यहाँ जो आंसू देता है वो ज्यादा दिल के करीब माना जाता है। इसका पलड़ा भारी होता है, जबकि मुस्कुराहट दान करने वाला इतनी अहमियत नहीं रखता। इसका पलड़ा हमेशा हल्का ही रहता है। रात की स्याही ने 400 अपने पर फैला दिए थे। बड़ी हवेली को सजा दिया गया था। वहां जैसे रोशनियों का सैलाब आया था। आंखों को हैरान कर देने वाला मंजर नजरों के सामने था। फूलों और लाइट से पूरी हवेली को अंदर बाहर से सजाया गया था। लॉन में मर्दों के लिए इंतजाम किया गया था, जबकि अंदर औरतों की महफिल लगी थी। मेहमानों से आहिस्ता आहिस्ता हवेली भरने लगी थी। हंगामा होना शुरू हो गया था। नाज़रीन नूर के साथ टेरेस पर खड़ी थी। वो दोनों कमरे में बैठकर थक गई थी, तो सबसे नजरें बचाकर ऊपर आ गई। नाज़रीन ने नूर को बाहर आने से मना किया था, पर नूर बोर हो गई थी, इसीलिए टेरेस पर खड़े होकर नीचे होती तैयारियां देखने लग गई। ऊपर नीम अंधेरा था, वरना अगर कोई दुल्हन को इस तरह सबको ताड़ता देख लेता तो फिर दुल्हन साहिबा की खैर ना होती। मैंने शहरयार को अभी तक नहीं देखा, नाज़रीन ने अफसोस से कहा। अभी मोबाइल नूर को देकर गई थी, पर फिर कुछ देर बाद कॉल करने के लिए वापस ले गई थी। नाज़रीन पिक्स नहीं देख पाई थी। पिक्स देख कर क्या करोगी? लाइव दिखाती हूँ, नूर आंख मार कर बोली। फिर नीचे मौजूद लोगों में से शहरयार को ढूंढने लगी। वो रहे, इसने नाज़रीन को देखकर इशारे से बताया। कहाँ? नाज़रीन ने गौर किया, पर इसे नजर न आया। वो वहां दरमियान में 2 लड़कों के साथ, सफेद कपड़ों में, वो संजीदा चेहरे वाला, वो खड़ूस सा आदमी शहरयार है। नूर अपने ही अल्फाज पर हंसने लगी। इसी खड़ूस की तुम कल दुल्हन बनोगी, नाज़रीन मुस्कुराकर कहती बगौर शहरयार को देखने लगी, जो संजीदगी से इन लड़कों से बातों में मसरूफ था। बड़े हैंडसम है शहरयार भाई, नाज़रीन ने एकदम कहा। और मेरे लाला से कम, महानूर शरारत से बोली। यहाँ तुम्हारे लाला का क्या जिक्र? नाज़रीन ने आबरू उठाकर इसे देखा। इन्हीं का तो सारा जिक्र है, बहुत हैंडसम है मेरे लाला। भाई का जिक्र करते नूर की आंखें मोहब्बत से भर गईं। जरा दिखाना अपने लाला को, पता चले वो कितने हैंडसम है, नाज़रीन शरारत से मुस्कुराकर बोली। इसकी बात पर नूर ने अपनी हंसी दबाई। देख लोगी तुम इन्हें भी, नूर का अंदाज सरसी सा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शहरयार भाई से कितनी मोहब्बत है? नाज़रीन ने बात बदली थी। नूर ने शहरयार को देखा। बहुत। लहजा धीमा और मीठा था, पर शायद इन्हें नहीं है। एकदम इसके लहजे में उदासी उतरी। मोहब्बत ना होती तो शादी क्यों करते? नाज़रीन ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा। शायद हो। वो बेयकीन सी थी। कभी शहरयार ने यकीन की डोर इसके हाथ में थमाई ही ना थी। किसे शहरयार की मोहब्बत पर यकीन होता? यकीनन होगी। नाज़रीन ने इसका हाथ गर्मजोशी से दबाकर छोड़ा। फिर नूर की नजरों का ताकुब नीचे देखा। वहां एक शख्स शहरयार के गले मिल रहा था। वो शहरयार से अलग हुआ तो नाज़रीन ने इसका चेहरा देखा। ये ओहद है, नूर ने बताया था। ओहद आलम? नाज़रीन ने इसे देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ वही बुक शॉप वाला, नूर हंसी। ये तो ओहद भाई हैं यार, तुम जानती हो इन्हें? नूर ने हैरत से पूछा। हाँ मेरी आनी, इनके देवर हैं ओहद भाई।
वो एक नजर नीचे देखकर बोली जहां ओहद और शहरयार अब मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। OMG, ये तो कमाल हो गया। अब भाभी तुम्हारी रिश्तेदार बनेगी? नूर ने हंसकर ड्रामे अंदाज में कहा। तुम्हें पता है ओहद भाई फौज में है, नाज़ी ने खुशखबरी सुनाई। अल्लाह, नूर अब की बार हैरान हुई। ये तो अभी के दिल की बात पूरी हो रही है, वो कहकर मुस्कुराने लगी। अभी को मिल गया इसका फौजी। नाज़ी ने हंसकर नूर के हाथ पर हाथ मारा। कौन सी अभी को फौजी मिला? इस वाली को तो अभी तक नहीं मिला। अभी इनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। इन दोनों ने चौंक कर इसे देखा। वो इनके साथ आ खड़ी हुई। वो अभी फौजी, नाज़ी बताने लगी जब नूर ने इसे इशारा किया कि इसे कुछ ना बताए। इसने इशारा समझकर नाज़ी ने बात बदली। हमने कहा अभी को इसका फौजी जल्द ही मिल जाएगा। नाज़ी ने इसे देखा। अभी नीचे ही देख रही थी जहां ओहद और शहरयार खड़े थे। फौजी? अभी कुछ पल रुकी। फौजी ना भी मिले तो चलेगा, हालांकि फौजी अच्छे होते हैं, पर फौजियों के अलावा भी बहुत से लड़के अच्छे होते हैं, वो मगन सी बोल रही थी। नूर और नाज़ी ने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर आबी की देखकर हंसी दबाने लगी। कौन है वह लड़का जिसने आबी की नजरों से फौजी को हटाकर खुद को बसा लिया? नूर ने जानबूझकर पूछा। ओहद भाई और कौन? नाज़ी ने शरारत से जवाब दिया। इनकी बात पर आबी ने हड़बड़ाकर इन्हें देखा। ऐसा कुछ नहीं है, इसने झिझक कर कहा। चलो हम जानने कहा है, तैयार हो जाओ। शुक्र करो इन्हें मालूम नहीं कि तुम ऊपर घूम रही हो, वरना तुम्हारी शामत आती। अभी बात बदलकर हमजान की बात बताती वहां से भागी थी। इसे मालूम था अगर जरा देर इनके साथ रुक जाती तो इसकी खैर ना होती। इसके निकलते ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती हुई सबसे बचकर कमरे के नीचे आए। तुमने बताने से मना क्यों किया? कमरे में आकर नाज़ी ने पूछा। ताकि अभी को ओहद भाई के मुंह से ये बात पता चले, तब ज्यादा मजा आएगा। नूर आंख मारकर बोली। ए बतूनी बीबी, जल्दी से तैयारी करो, वहां मैडम की मेहंदी होने वाली है और ये लफंगों की तरह घूम रही है। अभी टोकरी उठाकर कमरे में आई जिसमें गजरे रखे थे। इसकी बात पर नूर ने मुंह बनाया और नाज़ी एकदम मुस्कुराने लगी। नाज़ी चलो मैडम, तुम भी अपनी तैयारी शुरू करो। अभी ने इसे भी हुक्म दिया और नाज़ी ने फरमाबरदारी से सर हिलाया। वो तीनों फिर से तैयारी में मसरूफ हो गईं। हॉल में हंगामा भरपा था। फिजा में मध्यम सी फूलों की खुशबू सांसों को महका रही थी। लड़कियों की हंसी, म्यूजिक का शोर एक खूबसूरत सा समा बन रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। हॉल के एक तरफ गोलदाने में गद्दे बिछाकर इनके ऊपर सफेद चादर डाली गई थी, जिस पर लड़कियां बैठी गाने बजाने में मगन थी, जबकि दरमियान में चूड़ियां, मेहंदी की टोकरियां और खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। सामने नूर किसी शहजादी की तरह बैठी थी। इसकी एक तरफ आबी थी और दूसरी तरफ नाज़ी थी। नूर ने सब्ज और येलो कंट्रास्ट का सूट, खूबसूरत सा लहंगा शर्ट पहना था। फूलों के जेफर पहने वो बहुत खूबसूरत एक कली लग रही थी। चेहरे पर खुशी और हया की लाली से बहुत हसीन बना रही थी। आबी ने सब्ज रंग का ड्रेस पहना था जिस पर गोल्डन काम था। बालों की ढीली सी चुटिया एक तरफ कंधे पर पड़ी थी। मैचिंग ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। नाज़ी ने रमजान का दिया हुआ वही लेमन ड्रेस पहना था, जिसकी कमीज पर नफासत से मोतियों का काम हुआ था। बड़ा सा दुपट्टा दाएं कंधे पर सेट था। हल्का मेकअप, काले घने बाल आबशार की मानित इसकी पुश्त पर बह रहे थे। कानों में झुमकी और माथे पर टीका। वो कोई मुगलिया शहजादी ही लग रही थी। इसके ना करने के बावजूद आबी ने इसे अच्छी तरह तैयार किया था। वहां गाने गाए जा रहे थे। नाज़ी मुस्कुराती तालियां बजा रही थी। इस कदर खूबसूरत माहौल इसने कभी नहीं देखा था। इतनी रंगीनी, इतनी खुशी देखकर इसकी आंखें रोशनी से चिमटिमा उठी। इसने झुककर नूर की बात सुनते हॉल के दरवाजे की तरफ देखा। वो शख्स, नाज़ी की नजरें थम गईं। इसने इस शख्स की झलक देखी, फिर वो किचन की तरफ बढ़ गया। नाज़ी को इस शख्स पर हाशिम का गुमान हुआ। वो जाने बगैर नहीं रह पाई कि वो कौन है, इसलिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहाँ? नूर ने पूछा। पानी पीकर आती हूँ, वो जल्दी से कहती वहां से किचन की तरफ बढ़ी। किचन के दरवाजे के पास रुककर इसने अपनी सांस दुरुस्त की। फिर इस शख्स की पुश्त को देखा जो मगन सा कॉफी बनाने में मसरूफ था। नाज़ी ने अजीब नजरों से इसे देखा। वहां फंक्शन चल रहा था और ये आदमी यहाँ कॉफी बना रहा था। वाह! नाज़ी ने इसका जायजा लिया। सफेद लिबास में स्याह शॉल फोल्ड करके गले में डाली थी। पाँव में शौरी चप्पल आस्तीनें कहानियों तक फोल्ड थी। नाज़ी ने इसका चेहरा नहीं देखा था। दिल कह रहा था ये वही है, पर दिमाग कह रहा था लड़की होश कर, वो यहाँ कैसे आएगा। नाज़ी ने खुद पर काबू पाया, फिर बोली, बात सुने। हाशिम के सर में दर्द हो रहा था तो वो सब कुछ से बचता किचन की तरफ आया। इसे कॉफी की तलब हो रही थी, इसीलिए अपनी पसंदीदा कड़वी कॉफी बनाने लग गया। नाज़ी की मध्यम आवाज पर बिना रुके वो कप में कॉफी डालने लगा। लबों पर हल्की मुस्कुराहट खेलने लगी।
आंखों में शौकी सी चमक फैली। वो तो बचता हुआ आया था पर मैडम इस तक पहुंच गई थी। जी सुनाए। ये जवाब सुनकर नाजी का रंग उड़ा। इसका शक ठीक निकला था, ये वही था। हाशिम इसकी तरफ पलटा, हाथ में पकड़ा कप लबों से लगाते वो नाजी की सूरत देख रहा था, जहां हैरत, डर, खौफ की मिलीजुली कैफियत थी। अगले पल वो किचन से बाहर देखती इसकी तरफ आई। वहां इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे, बाकी सब फंक्शन एंजॉय करने में मगन थे। वो इससे कुछ फासले पर रुकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने फैली आंखों के साथ मध्यम आवाज में पूछा। शादी एंजॉय, मुख्तसर जवाब आया, पर सुकून अंदाज इसकी कैफियत से लुत्फ उठाता वो मुस्कुरा रहा था। देखे, नाजी ने परेशानी से इसे देखा। रहा हूं, बहुत प्यारी लग रही हो। इसकी बात काटकर दिलकशी से बोला। मुझे परेशान मत करें, कोई आपको देख लेगा, क्यों आ गए हैं आप यहाँ? नाजरी रोने वाली हो गई। जहां मेरी बीवी होगी वहां भी तो होऊंगा ना यार, मैं इनविजिबल तो हूं नहीं, जाहिर सी बात है, सब मुझे देखेंगे ही। अंदाज हनूस पुरसुकून था। यहाँ मेरी शादी का किसी को नहीं मालूम। नाजी हाथ मसलकर सर झुकाकर बोली। तो मैं बता देता हूं ना। मुस्कुराहट दबाकर इसने नाजी के झुके सर को देखा। मुझे नहीं मालूम, अब जाए यहां से। वो सर उठाकर जिद्दी अंदाज में बोली। शोहर को यहां से निकालने की कितनी जल्दी है तुम्हें? हाशिम ने अफसोस से गर्दन हिलाई। ये मेरी दोस्त का घर है, मैं आपको यहां से निकाल सकती हूँ, जाए आप बस। इसके सख्त लहजे ने ऑर्डर दिया। दोस्तों को पाकर शोहर को पहचानने से इनकारी हुआ, अफसोस की बात है। हाशिम कप वापिस रखता कहता नाजी के पास से गुजरा। नाजी ने पुरसुकून होकर लंबी सांस खींची। वैसे सोचने की बात है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, इतने हक से घूम रहा हूँ, मेरा कोई तो रिश्ता होगा ना इन सब से। इसने कब से नाजी की तरफ झुककर इसके कान में सरगोशी की। इसकी बात पर नाजी के दिमाग में घंटी बजी। वो एकदम इसकी तरफ पलटी, यूं पलटने से स्याह बाल इसके चेहरे पर बिखरे। हाशिम ने हाथ बढ़ाकर इसके बाल कान के पीछे किए। नाजी 2 कदम पीछे हुई, फिर बोली। क्या आप भी किसी के दोस्त हैं, शहरयार भाई या खान बाबा के? इसकी बात पर हाशिम का कहका गूंजा। नाजी होनक बनी से देख रही थी। इन लोगों की मुझसे नहीं बनती मिसिज, दोस्ती नहीं करते वो लोग मुझसे। वो मध्यम सा मुस्कुराता ना महसूस अंदाज में इससे दिल की बात कर गया था। इसे एक नजर देकर पलटा, बाहर की तरफ बढ़ा। हाशिम को इसकी बात जरा समझ ना आई। हाशिम दहलीज तक पहुंचा तो सामने से आती अमजान ने इसे रोका। यहाँ है आप हाशिम, चले आए बाहर, आपको याद किया जा रहा है। अमजान उजलत में बोली। हाशिम ने इनके कंधे पर गिर्द बाजू फैलाया, फिर आगे बढ़ गए। नाजी ने इनकी पुश्त को देखा। ये क्या था? हाशिम का इनसे क्या रिश्ता था? नाजी का दिमाग एक बार फिर इस बात की तरफ ना गया कि वो इस घर का बेटा हो सकता है। वो बाहर आई तो बहुत उलझी हुई थी, समझ ना आई कि किससे इस शख्स के बारे में पूछे। इसके बारे में कुछ भी तो पूछकर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, इसीलिए वो खामोश ही रही। नूर ने इसे पूछा कि क्या हुआ, पर वो इसे टाल गई थी। मेहंदी की रस्म अदा कर दी गई थी, अभी रात के 12 बज रहे थे, पर वहां दिन का समा था। हंसी, खुशी, म्यूजिक, हर रंग वहां बिखरा हुआ था। नूर के हाथ पांव पर मेहंदी लगाई जा रही थी। एक लड़की महारत से इसके हाथों पर खूबसूरत डिजाइन बना रही थी और दूसरी लड़की दुल्हन की दोस्तों को मेहंदी लगाने में मसरूफ थी। नाजी खुशी से नूर के पास बैठी इसके हाथ पर मेहंदी लगते देख रही थी। उफ, बहुत प्यारी है, वो खुशी से बोली। इससे आज तक मेहंदी नहीं लगाई थी, पर इस वक्त मेहंदी की खुशबू इसे बहुत अच्छी लग रही थी। उलझी सोचों को एक तरफ करती वो ये खूबसूरत दिन एंजॉय करने लगी। अगली बारी तुम्हारी है। नूर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं तो नहीं लगाऊंगी यार, मैंने कभी नहीं लगाई। नाजी जल्दी से बोली। मैं दुल्हन और मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, नूर ने मुंह बसोर कर कहा। ओके दुल्हन साहिबा। नाजी ने सर हिलाया तो नूर इसके मासूम चेहरे को देखकर एकदम मुस्कुराने लगी। इसके लाला की जान थी ये लड़की, जिसकी वजह से वो इसे पहले से ज्यादा अजीज हो गई थी। इसे देखकर नूर को इस पर बेतहाशा प्यार आता। जो हस्ती आपके प्यारों को अजीज हो वो आपके दिल के भी बहुत करीब हो जाती है। नाजी के लिए नूर भी ऐसी ही फीलिंग्स थी। कुछ वक्त बाद नाजी के दोनों उल्टे सीधे हाथों पर मेहंदी लगा दी गई। लड़कियों का डांस चल रहा था, वो एंजॉय कर रही थी जब नूर ने इसे इशारा किया। क्या हुआ? नाजी ने सवालिया अंदाज में इसे देखा। सामने देखो। इसने आंखों से इशारा किया। नाजी ने देखा दूर हॉल के दरवाजे के पास आबी और अहद खड़े बातें कर रहे थे। आबी के चेहरे पर लाली थी जिसे वो दोनों इतनी दूर से भी देख सकती थी। इनका मामला सेट हो गया, नूर ने शरारत से कहा। नाजी ने इसकी तरफ देखा और फिर दोनों हंसने लगी।
अहद इससे शहरयार का पूछ रहा था। आबी को साफ लग रहा था ये बहाना है इससे बात करने का, वरना शहरयार बाहर था और मोहतरम इसका पूछने अंदर आए थे। इसने कह दिया था शहरयार लाला बाहर है, वो वहां तलाश करें। अच्छा शायद बाहर ही हो फिर। अहद ने मायूसी से इसे देखा। आबी ने इसकी सूरत देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। जी, आबी ने बाल कान के पीछे करके कहा। अहद जाते जाते एकदम पलटा था। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो एकदम नर्म मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अभी पहले हैरान हुई, फिर मदम मुस्कुराहट के साथ चेहरा झुका लिया। वहां से पलटी तो नजर इन दोनों पर पड़ी जो इसे देखकर हंस रही थी। इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो पाकर अभी दांत लबों में दबाकर वहां से भागी थी। इसकी हरकत पर नोट नाज़नी की हंसी नहीं रुक रही थी। नाज़ी आबी से बात करके किचन से बाहर निकली। जब हम जाने से पुकारा, जी हम जान। नाज़ी इनके करीब आई। बेटा ऊपर कमरे में कपड़ों का एक बैग रखा है, वो ला दे, उन्होंने मसरूफ अंदाज में कहा। फिर नजरें इसके हाथों पर पड़ी। आपके हाथों पर तो मेहंदी लगी है, चल मैं खुद ले आती हूँ, अमजान कहकर जाने लगी जब नाज़ी ने इनका हाथ थामा। सूख गई है अमजान, मैं ले आती हूँ, वो मुस्कुराकर बोली तो अमजान ने मोहब्बत से इसका गाल थपका, फिर दूसरी तरफ बढ़ गई। नाज़ी जल्दी से दुपट्टा संभालती सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो ऊपर आई, वहां मुकम्मल खामोशी थी। इसने कमरे का तो पूछा ही ना था, बैग किस कमरे में रखा है। इसने नजरें दौड़ाई, ऊपर 5 कमरे थे। अब कौन से कमरे में कपड़ों वाला बैग होगा, वो वहीं खड़ी सोच करने लगी। तभी दरमियान वाले कमरे का दरवाजा खुला और कमरे से बाहर आया। नाज़ी को मुजस्मे की तरह खड़ा देखकर इसके कदम थम गए। वो इसे नजरों से दिल में उतारने लगा। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र तेरी बात मुसलसल, मैं मोहब्बत में इस मुकाम में हूं जहां मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस करके नाज़ी ने चौंक कर सामने देखा। हाशिम को देखकर इसका मूड ऑफ हुआ था। सारे घर में घूम रहा था ये आदमी। वो बड़बड़ाई, फिर इसे नजरअंदाज करती दाएं तरफ बढ़ी और वो झट से इसके सामने आया। नजरें चुराकर कहाँ जाया जा रहा है, इसने आबरू उठाकर पूछा। काम है मुझे, वो बेनियाजी से बोली। वाह मैडम, बहुत मसरूफ हो गई हैं। हाशिम के लहजे में शरारत थी। आपकी तरह फ्री नहीं हूं। वो तपी थी। पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ कैसे? पूछ चुकी हूँ, बताया आपने? नहीं ना, जब आपकी मर्जी होगी तभी आप बताएंगे, फिर मैं बार बार क्यों पूछूं? वो नाक चढ़ाकर बोली। बहुत जानने लगी हो मुझे। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। नाज़ी ने कोई जवाब ना दिया। आओ तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। हाशिम ने इसका हाथ पकड़कर इसीलिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हवेली से जाने से पहले वो इसे रूम में रहता था। इसका रूम आज भी अमजान ने वैसे ही रखा था जैसे वो अब भी मौजूद हो वहां। कौन सा रूम? छोड़े मुझे। नाज़ी ने उकताकर हाथ छुड़वाना चाहा। छोड़े मेरा हाथ, मुझे अमजान ने कपड़े लेने भेजा है, वो रोहानसी लहजे में बोली। वो अभी ले जाएगी, तुम फिक्र ना करो मिसिस, वो सुकून से कहता कमरे से में दाखिल हुआ और फिर दरवाजा बंद करने लगा। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? नाज़ी ने डर कर इसकी पुश्त को देखा। क्यों बंद नहीं करते? इसने उल्टा सवाल किया। मैं आपके गलत इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी, नाज़ी ने चबाकर कहा। अस्तगफिरुल्लाह। हाशिम इसकी तरफ पलटा। मिसेस कभी तो सीधा सोच लिया करो, दरवाजा इसलिए बंद किया है ताकि कोई हमें साथ ना देख ले, और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बोला। इतना डरते हैं तो ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? नाज़ी का अंदाज तंजिया था। हाशिम खान के खून में डर नाम की चीज नहीं। चलो आओ, अभी सबके सामने कहता हूं कि तुम मेरी बीवी हो, वो संजीदगी से कहता आगे बढ़ा। नाज़ी ने चौंक कर इसे देखा। वैसे ही कहा है मैंने, अब तो सीरियस ही हो गए, वो जल्दी से हड़बड़ाकर बोली। ऐसी बातें करके वो खुद ही इसे कह रही थी कि आ बैल मुझे मार, इस आदमी का दिमाग तो घूमा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो सब कहकर बचकर निकल जाता, पर इस झूठ की वजह से खान बाबा और बाकी सबको क्या बताती कि क्यों इसने अपनी शादी की बात छुपा रखी है। इसके अंदाज पर हाशिम हंसी दबाकर इसे कुछ फांसे पर खड़ा हुआ। नाज़ी ने इसे देखा, फिर रहा ना गया तो बोल पड़ी। आप बताना पसंद करेंगे कि आप कौन है? तुम्हारा शौहर, वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला। प्लीज बता भी दें, इसने इल्तिजा की। इसका दिमाग बहुत उलझ चुका था। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि हाशिम ने इसकी आंखों में देखा। ये मेरा घर है, खान बाबा अमजान मेरे वालिदैन हैं, वो संजीदगी से बोला। नाज़ी ने हैरत से फैली आंखों के साथ इसे देखा। क्या सच में? इसे यकीन ना आया। अब ये झूठ बोलने वाली बात थोड़ी है मिसिस, हाशिम झुंझलाया था। नूर आपकी बहन है? नाज़ी ने आबरू उठाकर पूछा। जाहिर सी बात है,
अगर हमारे वालिदैन एक हैं तो हम बहन भाई ही हुए, हाशिम ने चिढ़कर कहा। और नाजली बोलना चाह रही थी पर हाशिम जल्दी से बोल पड़ा, और अभी शहरयार और दावर मेरे कजन हैं। इसके बाद पर नाजली की पेशानी पर फिक्र की लकीरें नमूदार हुई। अब मैं सबका सामना कैसे करूंगी? वो खुद कलामी करती पीछे होती बेड पर बैठी। शादी गुनाह नहीं है, हाशिम नरमी से कहता इसके साथ बैठा। पर इन्हें मेरे बारे में क्या लगेगा कि मैंने इनके बेटे से इस तरह शादी कर ली? वो मुझे बुरी लड़की समझेंगे। वो रंधी आवाज में कहती, सर हाथों में थाम गई। वैसा कुछ नहीं सोचेंगे। हाशिम ने इसके मेहंदी लगे हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे। सूखी मेहंदी नाज़ी के हाथों से हाशिम के हाथों में गिरने लगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें इस घर में कोई बुरा नहीं समझेगा, इस बात का तुम्हें मैं यकीन दिलाता हूँ, वो मोहब्बत से पुर लहजे में बोला। नाज़ी ने खौफ से भरी आंखों से इसके चार रोशनी छलकाती आंखों में देखा। मैं नूर और आबी का सामना नहीं कर पाऊंगी, वो नम आवाज में बोली। वो सच जानती हैं, हाशिम ने मध्यम आवाज में बताया। नाज़ी सर झुका गई। हाशिम के बताने के बाद नूर और आबी की बातें सोचकर वो समझ गई थी कि वो सच जानती हैं। मालूम है मुझे, नाज़ी की आवाज हलक में फंसी। वो जानने मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मुझे इनका सामना नहीं करना, मुझे घर जाना है, वो एकदम रोते हुए बोली। इस दिल में खौफ बैठा था कि सच जानकर हाशिम के घर वाले भी वही करेंगे जो इसके घर वालों ने किया था। तब भी एक महफिल लगी थी जिसमें वो बदनाम हुई थी, और आज ये घर भी लोगों से भरा हुआ था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा वो सब कुछ सह पाती। हाशिम ने इस लड़की को खामोशी से देखा। तुम्हें मालूम है, जब मैं इन्हें सच बताता तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे सारी बात बता रहा था और नाज़ी के आंसू थमने लगे थे। वो इसके वजीहा चेहरे पर नजरें जमाए से देख रही थी। और खान बाबा? नाज़ी बाकी बातों से मुतमईन थी तो खान बाबा के बारे में सोचकर फिक्रमंदी से बोली। वो तो तुम्हारे दोस्त हैं और खान बाबा दोस्तों पर जान मार देते हैं। देखना, जब इन्हें मालूम होगा ना, वो तुम्हारी तरफ होंगे और मेरा फिर अल्लाह मालिक। वो नरमी से इसका नाक दबाकर मुस्कुराया। इसकी बात पर नाज़ी के लबों पर मुस्कुराहट चमकी। मेरे सारे खानदान को दीवाना कर रखा है तुमने मिसिस। हाशिम ने नीली आंखों में देखकर शरारत से कहा। मैंने कुछ नहीं किया। नाज़ी झट से सर झुका गई, अपने हाथ इसके हाथ में निकालती उठ खड़ी हुई। आप घर में अभी किसी को नहीं बताएंगे, इसने हाशिम को देखकर ऑर्डर दिया। आपका हुक्म सर। आंखों पर। वो चमकती आंखों से इसे देखते इसके सामने खड़ा हुआ, फिर इसके मेहंदी भरे हाथ थामकर इनके आंखों के सामने किए। इतने प्यारे हाथों पर ऊपर से मेहंदी लगाती, मैं तो गया ना काम से, वह मोहब्बत से कहते सर उठाकर इसके गुलाबी चेहरे को देखने लगा। इसके अंदाज पर नाज़ी ने जल्दी से हाथ छुड़वाए थे और हाशिम मुस्कुराकर इसे देखने लगा। मुझे डर लग रहा है, वो सर झुकाकर बोली। मुझसे? हाशिम ने सीने पर हाथ बांधे। नाज़ी ने नफी में सर हिलाया। सबका सामना करने से। इसकी आवाज मध्यम थी और हाशिम को इसके मासूम अंदाज पर टूटकर प्यार आया। वो आगे बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर डरना कैसा? हाथ बढ़ाकर इसके बाल पीछे करते इसकी पेशानी पर पेशानी टिकाकर बोला। और वो पर नाज़ी मजीद कहना चाहा। कोई पर नहीं, सुकून से शादी एंजॉय करो, मैं फिलहाल किसी से कुछ नहीं कह रहा, ओके? पीछे होता मोहब्बत से इसका गाल थपक कर जाने के लिए पलटा। बात सुने, इसने एकदम हाशिम का हाथ थामा। इसके बाद इसके अंदाज पर हाशिम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली और वो इसके हाथ ने थामे अपने हाथ को देखने लगा। नाज़ी को एहसास हुआ, इसने झट से इसका हाथ छोड़ा। हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर इसे सवालिया नजरों से देखा। वो आप खान बाबा की इतनी तारीफ करते हैं, फिर इनसे लड़ाई कैसी? जहन में आया सवाल इसने पूछ लिया था। लंबी कहानी है मिसिस, किसी दिन आराम से सुनाऊंगा, वो नरमी से बोला और फिर लहजे में उदासी थी। हाशिम ने गौर से इसे देखा। चले, हाशिम ने चलने का इशारा किया। एक साथ? नाज़ी ने आंखें सुकेड़ कर कहा। नहीं, अलग अलग। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। वो सर हिलाकर जल्दी से भागने वाले अंदाज में कमरे के दरवाजे तक बढ़ी। सहबाल इसकी तेज चलने से लहराए थे। हाशिम इसकी पुश्त को देखता मुस्कुराता हुआ बेड पर बैठा और वो चली गई और वो इसके शहर में डूबा रहा। वो लड़की अपने अदाओं से इसकी जान लेने के दर पर थी। नाज़ी वहां से बाहर आई। हाशिम ने तो कह दिया था डरना नहीं, पर बाहर आकर इसकी हालत खराब होने लगी। वो नीचे आई तो अब इसने सामने हुआ। कहाँ थी तुम लड़की? वो मैं कपड़े लेने गई थी पर मिले नहीं, नाज़ी ने नजरें झुकाकर कहा। वो तो मैं ले गई हूँ, तुम भागो नूर साहिबा के पास, वो कमरे में अकेली बैठी मक्खियां मार रही है, इसीलिए इसने मुझे तुम्हें जल्दी ढूंढने के लाकर आने का कहा है, आबी ने उजलत में कहा। मैं चलती हूँ, नाज़ी ने कहा तो आबी सर हिलाकर दूसरी तरफ बढ़ गई। नाज़ी लंबी सांस खींचकर नूर के कमरे की तरफ बढ़ी।
कोई 3 बजे के करीब वो लोग सोई थी और नाज़री को तो नींद पहले से ही नहीं आ रही थी। वो सोचों में उलझी रही, जाने सुबह सबको फेस कैसे करेगी, यही सोचकर फिर वो अल्लाह अल्लाह करके सो गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगी और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।